Namaste from Bharat. दोस्तों, अगर आपने डॉक्टर जयशंकर की स्पीच देखी है यूएन में, तो पहली उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये बता दिया है दुनिया को दोबारा एक बड़े इवेंट से। पहले उन्होंने G20 में बताया था इंडिया ने कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। ठीक है, आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत के ऊपर से बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हम अब भारत हैं। सो अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली इसको अभी नहीं भी कर रही, इंडिया के अंदर चेंज नाम नहीं कर रही, लुकिंग एट द टेम्परेचर के क्या है, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने ये दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि भाई नाउ वी शैल बी कॉल्ड एज भारत। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर ने जिसे वो कहा, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की, उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स करें। ठीक है जी, जैसे कि वो कहते हैं हमने G20 के अंदर रिफॉर्म्स की। देखें, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को जानना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया है अमेरिका में। एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 15 एक फॉरेन 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स उनकी ले दी। हम वहाँ पे लेने क्या गए हुए थे? फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा? अब देखें ना कि एक तो उन्होंने बात की जनाब वहाँ पे जिसे वो बोलते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि एक तो अपनी तारीफ़ें करते हैं कि जी हमने शाम में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी, टर्की में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी। अब टर्की के प्राइम जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन कोई इतने खुल खिला के उन्होंने बात नहीं की जैसे पहले करते थे। ओ माँ, वो जैसे ना इन तिलों में तिल ही नहीं है। वो जब हम ही कुछ नहीं है तो उन्होंने कश्मीर की क्या बात करनी है? वो जनाब टर्की की, सीरिया की बात कर रहे हैं। अर्थक्वेक में हमने बड़ी मदद की और श्रीलंका की हमने इकोनॉमिक क्राइसिस में बड़ी मदद की। वो अपनी जाके वहाँ पे कहानियाँ सुना रहे हैं। हमारे जो काकड़ साहब हैं, व्हाट वाज ही टॉकिंग देयर इन फैक्ट? एंड देन क्वाड एंड ITU2 उनके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स थे। साथ ही वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है उसको भी वो तारीफ़ें करते रहे कि जनाब हम इस चीज़ को वो जिसे कहते हैं ना और फिर उन्होंने कहा कि अब दुनिया में वैक्सीनेशन जो वैक्सीन अपार्थाइड नहीं होगा। ठीक है जी, अब दुनिया इंडिया वैक्सीन बनाता है तो अब हम देंगे। ठीक है जी। और दूसरा जो एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली चाइना एंड फॉर कनाडा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल जो कन्वीनियंस है वो डिटर्मिन नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी का रिस्पांस या दहशतगर्द ग्रुपों का रिस्पांस कैसा होगा। पॉलिटिकल कन्वीनियंस, इट मीन्स बेसिकली इन फैक्ट ही वाज सेइंग कि चाइना जो है इट कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टाइम एंड अगेन। ठीक है जनाब, व्हेन इट कम्स टू ऑल दी ग्रुप्स व्हिच आर रिलेटेड टू कश्मीर, जहाद इन कश्मीर, और कनाडा जो है दैट इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स इन कनाडा। दिस इज व्हाट इन फैक्ट इज सेइंग। सो ही डिडंट नेम एनीवन बट ही सेड दिस वेरी कन्वीनियंटली कि पायन ये जो political convenience है, this is a diplomatic language basically to give a message. Now obviously the Canadians, the Chinese, the Pakistani would be looking that what Indian foreign minister, Minister for External Affairs speaks at the UNGA, and now they have come up with this idea, no, this is a political convenience is को sideline करें। ये अगर पॉलिटिकल कन्वीनियंस मींस कि आपके पॉलिटिकल, चाइना को वो कह रहे हैं पॉलिटिकल कन्वीनियंस आपके पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात, और कनाडा को वो कह रहे हैं कि आपने वोट लेने हैं उनसे। सो वो जिसे क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार खेलना। सो दे वर वेरी स्मार्ट इन दिस। सो अब देखना यह है कि सुनने में आया कि पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई भी नहीं मिला। अब ये पता नहीं ये क्या, आई एम नॉट मच, आई डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ दिस यूएन की कार्रवाइयाँ क्या हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई नहीं मिला तो फिर तो और बेइज्जती हो गई। ठीक है जनाब, कि भाई राइट ऑफ रिप्लाई भी नहीं है। और अब ये डॉक्टर जयशंकर जो बातें वहाँ पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को और चाइना को कह रहे हैं कि भाई सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये बातें पाकिस्तान के फॉरेन में प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे करके आए हैं। लेकिन देखें, दैट्स वे दे गॉट अ बिग वॉइस, दे गॉट अ ग्लोबल वॉइस। और साथ ही साथ में वो जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है,
ठीक है जी। नॉर्थ साउथ डिवाइड से मुराद नॉर्मली जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नई अंडरस्टैंडिंग रखते हैं थोड़ा सा उनके लिए, द नॉर्थ साउथ ये जो ग्लोब है बेसिकली बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इन नॉर्थ साउथ एंड बीच में वो जो इक्वेटर है, तो कहा जाता है कि जो नॉर्थ है दैट इज़ इंडस्ट्रियली रिच, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली एफिशिएंट। सो जो जो साउथ है दैट इज़ ऑब्वियसली इसका ये रिवर्स है, ना तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, इस इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, politically unstable है, financially dependent है on global financial institutions, technologically भी dependent है and all that, but वो कह रहे हैं ये north south divide जो है that is so deep. It means that is where they bring up this idea that the global south is going to come in and we are going to be the champions of global south and we are going to lead the global south in international sphere. और एक बात बताऊं, इस दफ़ा there was a very big change which I noticed personally. Obviously many Pakistanis, those who are India watchers, they might have noticed, and that was that many countries in the UNGA, they did spoke about that India should be included as a permanent member in the UN security UN. ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन है कि अगर ये करते हैं वो, ठीक है, अगर इंडिया इफ जिसे कहते हैं ना ये करता है कि जी सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, तो बहुत सारे ममालिक बोले हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी जो मेन हेडलाइन ही ये है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट डिटर्मिन रिस्पॉन्स टू टेरर। सो ये बेसिकली ये उन्होंने कनाडा को रिस्पांस दे दिया और चाइना को और पाकिस्तान को उन्होंने रिस्पांस दिया। ये देखें कि ये एक तरफ इंडिया जो है वो बात कर रहा है कि जी हमारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। दीज स्लोगन्स आर जस्ट, जब वो कहेंगे जी हम तो देखें वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन अपार्थाइड नहीं होगा, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग दिस वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी एवरी कंट्री वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। So what India was doing in Canada, they are maximizing their interest in whatever way they are maximizing. In return, if Canada is pressurizing India and wants to get a Five Eyes intelligence support in pressurizing India, they're also maximizing their national interest. So there is no one earth, one family, one future. This is all political gimmick. This comes from the global हर वो मुल्क जो चढ़ रहा होता है, जो जैसे वो जिसकी जिसकी उड़ान होती है वो इस तरह के फ्यूचर स्लोगनरिंग करता है। बट आई थिंक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज अ टू बिग स्लोगन। बट यस, when obviously you speak, you give your message, you tell people that this is what we stand for, this is what we are talking, this is what we are looking, and look, we went to Syria, we went to Turkey, we went to for their recovery। देखिए ना, अब उन्होंने टर्की को बेसिकली ये कह के बेसिकली टर्की को डिमोनाइज करने की कोशिश की है। द टर्की कैन अफोर्ड रिहेबिलिटेशन, बट उनका जो रिजल्ट आया था वो बहुत बड़ा था। लेकिन इंडिया इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गया और आज उन्होंने यूएन में बता दिया कि हम वहाँ पे गए। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इसकी बात करने की ज़रूरत है कि अगर आपने कहीं सपोर्ट भेजी है, भाई कितने को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सपोर्ट होगी इंडिया की? 2 बिलियन की भेजती है, कितने मिलियन की? 1 मिलियन की, 10 मिलियन की, 20 मिलियन की, 50 मिलियन की, ठीक है। ममालिक थे वो दे स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर इंडिया। जब दूसरे ममालिक इंडिया के लिए बोल रहे हैं तो वर्ड व्हाई डू दे हैव टू स्पीक फॉर दिस? मैं आई थिंक देख रहा था कि जो पोर्चुगल के प्रेसिडेंट हैं, ही वाज स्पीकिंग अबाउट क्या उसे बोलते हैं, इंडिया ब्राज़ील देयर परमानेंट मेंबर एट द यूएनएससी। और कौन सा मुल्क था वो जो जापान एंड जर्मनी एंड इंडिया के लिए बोल रहा था, ठीक है, दैट दे शुड बी हियर इन द परमानेंट मेंबर एज यूएनएससी। सो ये जो चीज़ें हैं दैट टेल्स, आप देखें ना, सारे इंडियन मीडिया ने दे हैव स्टार्टेड पिकिंग लाइन दैट दिस पॉलिटिकल कन्वीनियंस डिटरमिन्स रिस्पांस टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। और ये और साथ में वो कह गए कि जी रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। इट मींस कि भाई ये जो चाइना हमारे इलाकों में आया हुआ है, कहीं इंडिया में लोग नहीं मानते और कई लोग कहते हैं यस आया हुआ। देयर आर टू versions in India which I have heard. कुछ लोग कहते हैं कि yes, China has encroached, but there is an interesting development which I did see, which came very recently, and that is where the Chinese जो क्या नाम है उनका, जो एम्बेसी है
आई थिंक इन इन जो चाइनीज चार्ज फेयर है इंडिया के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के साथ मामलात में उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन है वो एमरजेंसी से निकल के मैनेजमेंट कंट्रोल और अच्छे बेहतर हो रही है। सो इसमें आप ये कह लें कि द चाइनीज बिलीव द थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग। लेकिन इंडिया चाइना के ताल्लुकात कोई बहुत ज़ाहिर बात है अच्छे नहीं है, एंड बोथ ऑफ द कंट्री हैं, बट इट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव एज ए मेंशनड अर्लियर कि उन्होंने एक तो रिफॉर्म्स की बात कर दी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि द चाइना विल लेट देम हैव द रिफॉर्म्स। ये ऐसे ही होगा। रशिया अमेरिका देखें, ये है बात, अमेरिका रशिया they were rivals but they support India at the UNSC। ठीक है जी। बरतानिया भी करेगा, फ्रांस भी करेगा, सिर्फ एक मुल्क है चाइना दैट कैन स्टॉप दे, बट देयर विल बी अ ग्लोबल प्रेशर ऑन चाइना फॉर हाउ लॉन्ग। ये एक हिसाब का जो है ना, वो चाइनीज़ अपने वो क्या कहते हैं डेथ वारंट पे साइन करेंगे इफ़ दे मेक इंडिया UN का मेंबर परमानेंट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि सबसे पहले इंडियंस ही हमें जो है वो पकड़ेंगे, और एज ए परमानेंट मेंबर वो हर चाइनीज़ जो रेजोल्यूशन है वो उसको किसी ना किसी जगह फंसा लेंगे। मुझे ऐसे लगता है इफ़ द UNSC जिसको एक्सपैंड तो करना चाहिए, लेकिन इफ़ देर आर मोर कंट्रीज इन द UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द कंसेंसस विल बी डिफिकल्ट टू हैव। पंजाब के दरमियान कंसेंसस नहीं होता तो 9 किधर होंगे? और फिर ये जो 9 आ रहे हैं इनमें से ब्राज़ील में भी प्रो चाइना इज़ अ प्रो चाइना, जापान प्रो US, जर्मनी प्रो US, इंडिया जो है प्रो US। सो एक ब्राज़ील जो है वो है तो वेस्ट से अलाइन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाइना की साइड मार जाएगा लुकिंग के, बिकॉज वल्नरेबल है, पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है उस तरह, फाइनेंशियली भी उनको बहुत कुछ चाहिए। द चाइनीज़ आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली अपना मौका भी रख लिया है, अपना मुद्दा भी पेश कर लिया, और ये कहानी भी वहाँ पे सुना ली, और जिन्हों ने एहसान जताना सी उन्होंने एहसान भी जताता, और ज़्यादातर एहसान टर्की पे जताया कि भाई क्या। और श्रीलंका के हवाले से जो बात की है वो बेसिकली ये की है कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रिंग कंट्रीज आउट ऑफ सच काइंड ऑफ कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि कल श्रीलंका के एम्बेसडर को मैं देख रहा था, सुन रहा था इंडिया के अंदर, दैट ही वाज टॉकिंग के पाइन थैंक यू इंडिया, आपने बड़ी हमारी मदद की, ये वो, मतलब इस हवाले से। सो इंडिया डज दैट इन अ वे। और इसको हवाले से क्या नाम है उनका, टर्की का जो रेफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्की का रेफरेंस जो है वो मदद भी है, सपोर्ट भी है, टॉन्ट भी है टू द टर्की दैट डोंट वी आर कमिंग फॉर योर हेल्प व्हेन यू नीड, लेकिन आप हमें जो है ना वो टफ टाइम दे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वांटेड टू मेंशन टर्की इन दिस रेफरेंस। अदरवाइज तो उनका टर्की के नाल कोई लेन देन नहीं है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना लेन देन ही, और टर्की पाकिस्तान की साइड ही लेते हैं 7 दिन। डॉक्टर जयशंकर ने तो अपनी कहानी सुनाती है तो को 25 पॉइंट है हसन। आप जनाब के पास क्या था वहाँ पे? आपने वहाँ पे क्या तकरीरें करते रहे हैं? आप ना किसी ने मुलाकात की थी, किसी ग्लोबल लीडर ने मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, एटलीस्ट जयशंकर गए थे अपने वो फॉरेन मिनिस्टर से, तो को 20 वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकातें की हैं बायलैटरली। हमारी तो UN जनरल सेक्रेटरी से भी मुलाकात नहीं हुई हमारे वजीर आजम की। फिर वो की करिए, वो की उन्होंने सचियाँ करिए तो फिर नहीं मसले ठीक रहेंगे। थैंक यू। अगर बताऊं शुरू करूं तो डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। सर बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज क्लोजिंग थी और उन्होंने एक तो उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी 2 एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने भारत का बार बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की,
उन्होंने I2 U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, इस चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं जी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उस जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023, ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं इसका क्रेडिट जो आ जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं इसको। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करते हैं, ये आने वाले कई सालों तक लोग इस पे रिसर्च करते रहेंगे, किताबें लिखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो है, जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों को फॉलो करें और नफरतें कदूरतों की बजाय 76 साल ये किया है, अब कोशिश करें हार्मनी और पीस और प्यार के साथ भी कोशिश करें, अगर चीजें अकम्प्लिश हो सकती हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, खैर डॉक्टर जयशंकर से तो जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वही पूरी करके दिखाई और एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनके खिताब को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो कॉमन सेंस की बात करना चाहूंगा आपका, मैं बल्कि इसके रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन पूछना, आपसे और आपके देखने वालों को, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों, जहां पे आप गैस के लिए टेंडर दें तो कोई भी कंपनी टेंडर ही ना देते, क्या? क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके, आधी पीआई ग्राउंडेड है। इन सर्कमस्टांसेस में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। पहला मेरा